40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। अब हम लोगों का मांग है एनडीए से कि उनके जो भी मुख्यमंत्री बने वो उनके कार्य क्षेत्र की बात है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम ये आशा करते हैं, ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह न मिले। नमस्कार दोस्तों, जैसा विदुर जी ने बताया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि कल जो परिणाम आए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव का, उसके संदर्भ में और जन स्वराज पार्टी को क्या कहना है। तो सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बधाई हो। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें और भी खुशी होती कि अगर ये एनडीए की प्रचंड बहुमत उनके सरकार द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता, लेकिन जैसा कि ये जग जाहिर है और जन स्वराज का मानना है, ये मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है। आप तमाम अखबार के अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, न यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पलायन वलायन रोकने की बात तो खैर ये ऐसे ही कर रहे थे जन स्वराज के कारण, लेकिन बिहार के अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने स्थिति कर दी है यहाँ तक, और इसका मेरे पास अभी क्योंकि कागज़ नहीं आया है, मैं इस पर बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था, उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफ़र पे लगाया है। तो इस हालत में बिहार की जनता, जो सब लोग जानते हैं, मजबूरी में रहती है, गरीबी में रहती है, उसके लिए इतना बड़ा जो पैसा मिला तो उसको लगा कि ये वरदान है और इस कारण से मेरे समझ से, जन स्वराज की समझ से और सोचने वाले लोगों के समझ से प्रचंड बहुमत का यही कारण है। अब हम लोगों का मांग है एनडीए से कि उनके जो भी मुख्यमंत्री बने वो उनके कार्य क्षेत्र की बात है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम ये आशा करते हैं, ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री को जगह न मिले। जो पिछला कैबिनेट था या अभी भी चल रहा है, शायद वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उसमें जिस तरह के लोग थे उस तरह के दागी लोग ना हो और बिहार की चिंता करके, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने कई बार दोहराया, उन्होंने करीब करीब वही बातें दोहराई जिसको शुरू जन स्वराज ने किया, जिसपे जन स्वराज अडिग है। ये शायद प्रधानमंत्री जी ने कहीं पलायन की भी बात की कि पलायन के लिए वो कुछ करेंगे, कुछ फैक्ट्री लगाने की बात की है। इन सारी चीज़ों को
उन्हें तत्परता से करनी चाहिए। जनसुराज की पूरी निगाह उन चीज़ों पे लगी रहेगी। जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, जिस संकल्प के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम शुरू हुए थे 1 साल 1 महीने पहले एक पार्टी के रूप में, वो दृढ़ता, वो संकल्प बिहार के लोगों को उसी तरह दिखेगा, बिना किसी परिवर्तन के। और हम जिस तरह से सरकार की नाकामियों को और सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, वो हमारा सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। यूपीए को या महागठबंधन को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। पहले भी जब उनके पास इससे अधिक संख्या में लोग थे तो एक विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा रहे थे। इसलिए जनसुराज का ये मानना है कि हमें हालांकि विधानसभा में बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बिहार में एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में आप जनसुराज को ही पाएंगे। सरकार के हर कदम को बड़े बारीकी से हम लोग देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए उसके क्या लाभ हैं या क्या नुकसान है, उसको हम उजागर करते रहेंगे और आप लोगों से मुखातिब होते रहेंगे। इतना ही कहना था। अंत में ये कह दूं कि एक दुखद समाचार है कि हमारे तरारी से जो प्रत्याशी थे चंद्रशेखर जी, चुनाव के कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई और कल उनका निधन हो गया। हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो यही कहने के साथ बात खत्म करता हूं मैं अपनी। मुझसे कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद मुझे क्योंकि जाना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे आपके बाकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति छोड़ देंगे अगर एक जदयू को 25 सीट नहीं आ जाएगी तो। आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया, तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी, ये बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं। इसलिए उनको, जब प्रशांत जी आपके सामने आएंगे, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जिस समय में जेडीयू की और एनडीए की वो हालत थी, उस समय में प्रशांत जी ने 25 सीटों की बात की थी और मैं अभी भी मानता हूं कि उस समय उन्होंने वो ठीक बात की थी। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो वोट खरीदने की बात हुई है, तो 25 सीटों पे वो नहीं रुका। लेकिन फिर भी इसका उत्तर अगर और आपको विस्तार से चाहिए तो प्रशांत जी से पूछिएगा। जनता ने बिल्कुल स्वीकार किया। अगर मैं सोच रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। देखिए, ऐसा है कि जनसुराज को निराशा है, हम हताश नहीं हैं। हमें वोट नहीं मिले तो हमारा ये पूछना है अपने आप से भी कि भाई हमारे वोट कहाँ चले गए। तो वोट यहाँ चले गए कि राजद के न आने के डर से हमारे जो वोट थे वो पिछले आखिरी के 2-3 दिनों में एनडीए की तरफ चले गए और इस कारण हमारे वोट हर जगह पे आपको बहुत ही कम दिखेंगे। हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ये वोट हमारे गए कहाँ। लेकिन वोट जाने का मुख्य कारण ये है कि राजद के आने के डर से, मैं महागठबंधन भी नहीं कह रहा हूँ, उसमें कांग्रेस से उतनी डर नहीं थी उनको, लेकिन राजद के ना आ जाने की वजह से, कि राजद ना आ जाए, उन्होंने वोट शिफ्ट किया। उसके अलावे दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसका बाकी का बिहार पे क्या असर पड़ा नहीं पड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उस समय सीमांचल में था, वो मेरा गृह क्षेत्र है, इसलिए सीमांचल में उस बम ब्लास्ट का ध्रुवीकरण करने में काफ़ी ज़्यादा उसकी भूमिका रही है। हमें इलेक्शन कमीशन के अनुसार हमें 4% से कम वोट मिला है और ये आश्चर्यजनक है क्योंकि हम किसी भी तरह से गिन रहे थे तो हमें 15% से अधिक वोट मिलना चाहिए था, लेकिन वो वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसकी हम
अंदर चर्चा करेंगे और कोई ना कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन प्रथमदर्शी यही दिखता है कि राजद ना आ जाए, इस डर से हमारे जो वोट थे वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ। हमेशा ग्राउंड लेवल की नेताओं से राजनीति करवाते रहे, क्या बिहार के ग्राउंड लेवल की राजनीति को करने में उनसे चूक हुई? बिल्कुल नहीं चूक हुई। देखिए, जब कोई किसी को विफलता हाथ लगती है तो आलोचना करने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन हम लोग का नहीं मानना कि हम लोगों ने कोई गलती की है, न मुद्दों को उठाने में, न मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में, न उनको ये समझाने में कि बिहार का बदलाव करना अति आवश्यक है। परंतु दो चीजें जो हुई, पहली बात तो जिस तरह से पैसों का ये बौछार हुआ जो मैं पहले ही बता चुका हूं, और दूसरी बात राजद के आने के डर से कि राजद ना आ जाए, वो जंगल राज कह लीजिए, जो भी राज कह लीजिए, हालांकि मैं नहीं मानता कि वो जंगल राज था, लेकिन लोगों के मन में वो भय था। और क्योंकि हमारी तरफ उन्होंने उस तादाद में मुसलमानों को आते हुए नहीं देखा, कम से कम बाहर से नहीं देखा, तो इसलिए जो हमारे दूसरे वोटर्स थे वो एनडीए की तरफ चले गए और हमारे वोट के प्रतिशत को कम किया। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप बिहार को नई पद्धति राजनीति की बताने निकले थे, कई बार जो पदयात्रा भी हुआ कई वर्षों से, तो क्या अब आपको लग रहा है कि फिर से जनसुराज को पुरानी किताब पढ़ने की जरूरत है बिहार की राजनीति? बिल्कुल नहीं, हमने पुरानी किताब बंद भी कर दी है, शायद जला भी दिया है। हम उसी किताब को पढ़ते रहेंगे। शायद पहले चैप्टर पे वापस जाना पड़े, जहां से हम शुरू हुए थे, जहां से प्रशांत जी शुरू हुए थे, हम बिल्कुल उसी पे चलेंगे। उसी की जरूरत है बिहार को। बिहार के लोग हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें वही चाहिए। इसलिए एक घटना, क्योंकि एक चुनाव में हमारे साथ ये हुआ है या बिहार के लोगों ने अपने साथ ये किया है, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम कहीं से भी बदलने वाले नहीं हैं। जिन मुद्दों पे हम चले थे उन्हीं मुद्दों पे पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ उन्हीं मुद्दों पे बढ़ते रहेंगे। क्लीन बोल्ड होने का रीजन क्या हुआ, समीक्षा तो अभी तक नहीं किए होंगे, लेकिन 243 में एक भी सीट नहीं ला पाए। बिल्कुल, हमने पहले कहा था कि या तो हम 243 में 200 सीटें लाएंगे या शून्य होंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को याद कर लीजिए, प्रशांत जी की बात को याद कर लीजिए। हम जानते थे कि इसकी संभावना है। जिस लीप ऑफ फेथ की बात एक बार नहीं दर्जनों बार प्रशांत किशोर जी ने किया है, वो लीप ऑफ फेथ क्या था? कल लीप ऑफ फेथ नहीं हुआ। 6 तारीख को और 11 तारीख को वो लीप ऑफ फेथ बिहार की जनता ने नहीं किया। बिहार की जनता ने एक तो कुछ ये पैसों की वजह से जो भी कहिए कि लालच में आ गए या उनकी जरूरत थी या जो भी था, और हमें खुशी है कि उनको मिला है, गैर जिम्मेदार तरीके से मिला है। बिहार की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का ये एक नया तरीका है, लेकिन जनता को पैसों की आवश्यकता थी, जनता को पैसे मिले, हमें खुशी है। लेकिन इस कारण हमसे कहीं भूल नहीं हुई। 3 साल में जमीन पे तब क्या काम किया जब जनता कन्वर्ट हो गई पैसे को लेके? तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है और इस पे टिप्पणी ना करूं तो अच्छा है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि प्रशांत जी तमाम बड़े पार्टी को जितवाने का दावा करते रहे हैं, जब खुद लड़े तो क्या प्रश्न अब खड़ा हो रहा है कि अब खुद तो एक सीट भी नहीं लेकर आ पाए, जमानत नहीं बचा पाए? सर, वोटर एडिशन डिलीशन कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं मान रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। आपको लगता है? जनसुराज का ये मानना नहीं है। जनसुराज का मानना है कि अगर 42 लाख लोग वोटर्स कटे हैं और उसमें ऑब्जेक्शन सिर्फ 4 लाख लोगों ने दिया है, तो मोटे तौर पे जो इलेक्शन कमीशन ने किया होगा वो ठीक किया होगा। मृत लोग हुए होंगे या जो लोग हमेशा के लिए बिहार से चले गए, तो 42 लाख लोग कट गए, तो इससे जनसुराज को कोई आपत्ति नहीं है। और ये कहना कि इसकी वजह से एनडीए जीत गई या महागठबंधन हार गई या जनसुराज को 0 सीटें आ गई, ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये उनका कहना है, ये वो कहें, लेकिन मेरा मानना है कि वो भी शायद इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि बिहार की जनता को चुनाव के बीच में ये पहली बार ही हुआ है और आप लोग इस पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद तक पैसे जाते रहे, चुनाव के पूर्व संध्या तक पैसे जाते रहे लोगों के अकाउंट में। जिस महिला को 500 रुपए के लिए वो कुछ भी बेचारी करने के लिए तैयार हो जाती है, दिन भर काम करती है,
उसके खाते में अगर 10,000 रुपए आ जाएं और उसको मालूम है कि ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो वो तत्कालिक रूप से तो वो वोट देगी ही। तो मेरे ख्याल से महागठबंधन वालों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए।